रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। आजकल इंस्टाग्राम पर एक नई मुहिम जो है वो ट्रेंड कर रही है। तो सोचा कि आज आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराने के लिए एक दलित बस्ती में ले आऊं। मुझे यकीन है कि अधिकांश लोग जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं उन्होंने आज तक कभी दलित बस्ती में जो है कदम नहीं रखा। सोचने वाली बात तो ये भी है कि आपने आज से पहले शायद ही कभी ब्राह्मण बस्ती, क्षत्रिय बस्ती या फिर वैश्य बस्ती का नाम सुना होगा। The very existence of a Dalit Basti proves caste and caste-based segregation in urban India. अंधभक्तों को अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है तो मैं अपनी बाकी की रिपोर्ट को हिंदी में ही रखूंगा। ये कोई साधारण दलित बस्ती नहीं है। ये वही दलित बस्ती है जिसके जो 3 निवासी हैं, अरुण, चांद और संदीप, 3 लोग जो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में सेप्टिक टैंक साफ करते हुए पिछले महीने उनकी मौत हो गई। ये कह देना कि उनकी मौत हो गई बेईमानी है। दरअसल उनकी हत्या की गई। उन्हें मारा इस सरकार ने, इस प्रशासन ने, इस समाज ने, उस फैक्ट्री के ओनर ने, जिसे पता था कि उस फैक्ट्री जो है वो केमिकल बेस्ड फैक्ट्री है तो अंदर जाना जो है वो डेडली हो सकता है, और उस कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने उनके वेतन को फ्रीज कर लिया और ये कहा कि जब तक आप अंदर नहीं उतरेंगे और इसे साफ नहीं करेंगे तब तक आपका वेतन जो है वो नहीं दिया जाएगा। मजबूरी के कारण घर में आखिर जो रात का खाना जो लाना था उन्हें उतरना पड़ा और उन्होंने अपनी जान जो है वो गंवा दी। दलित लोगों की आवाज़ अक्सर आपकी स्क्रीन तक नहीं पहुंच सकती, तो आज हमने सोचा कि उनकी जो परिवार है, उनके परिवार की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, उनको आप तक पहुंचाएं। एक भी इंसान के अंदर इंसानियत नहीं थी कि उनकी 3 बंदे उसके अंदर जा चुके हैं तो मैं उनकी हेल्प करूं। इंसानियत क्या मर गई थी बिल्कुल ही। और उनको तो अंदर जाना भी नहीं था, उनका काम तो ट्रैक्टर और मशीन से साफ करने का मशीन से साफ करने का था वो काम। जब उन्होंने, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब उनके ऊपर प्रेशर किसने डाला कि नीचे जाके क्लीन करो। जब उन्होंने पाइप लगा के उसको खाली कर दिया था, उसके 5-6 पार्ट बताए गए हैं कि उसको, उस मालिक को ये भी तो पता होगा कि भी जब हम कमरा बंद कर देते हैं तो उसको 2 दिन बाद या 1 दिन बाद खोलते तो उसके अंदर कितनी घमस हो जाती है। तो जब वो गटर बंद पड़े थे तो उनके अंदर कितनी गैस बनी हुई होगी, उसको 2 दिन पहले 3 दिन पहले खोलने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम किसी काम वाले को बुला रहे हो तो उसको ये बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। वही सेफ्टी आपके हाथ में है, क्या बन रहा है क्या नहीं बना, वो काम करने वालों को तो नहीं पता। ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि भी वहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है उस चीज़ के अंदर। उन्होंने लगा के पाइप वहाँ से सफाई कर दी। तो ये चीज़ का प्रेशर क्यों डाला उनके ऊपर कि नीचे जाके क्लीन करो। अगर आपको क्लीन करवाना तो उनको सेफ्टी देते, उनके पास खड़े होते, उसके जो 4-5 पार्ट थे वो खोलते, 2 दिन का उनको टाइम देते कि जब तक इसकी गैस निकलेगी बाद में जाके करना। उन्होंने अपने 2 पैसों के लालच में हमारे 3-3 घरों के सुहाग उजाड़ दिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? मेरी शादी 2006 में हुई थी। 2006 में हुई थी। 2010 में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के उनके साथ ही रहने लगी थी। 2010 में मैं यहाँ आ गई थी तो उनके साथ ऐसा वक्त भी था। पानी ले आइए। कैसे रह पाएंगे हम। ये सिर्फ कह देते हैं कि कुछ नहीं होता, समय निकल जाएगा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा समय उनके बिना, कैसे कर लेंगे हम। आसान नहीं होता सब कुछ। नहीं, कहना आसान है पर काटना बहुत मुश्किल है। अब मैं कैसे करूँगी उनके बिना। पानी पीजिए आप। नहीं, पानी पीजिए। और अरुण के अपने बच्चों को लेकर भी सपने थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे। हाँ जी, हमें ना शुरू से ही, हमने इनको 3-4 साल हो गए, हम उनके सपने थे कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। हम इंग्लिश में भी लगा रखा था हमने इसको अलग से ही, वो यही पास में जाता है ये पढ़ने के लिए। हमने ये सोचा था कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे। हमने किसी के ऊपर प्रेशर तो नहीं डाला था। तो ये जो हमारे साथ हादसा हुआ है, इन चीज़ों को क्या वो पूरा कर देंगे क्या? उनका, इनका बाप ये सुबह उठते हैं तब रोने लग जाते हैं, रात को सोते हैं तब रोते हैं, तो क्या इनका बाप वापिस आ जाएगा? कोई अरुण को तो कोई वापस ला नहीं सकता। उसके अलावा जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद भी अभी तक आपको नहीं, जो है हमें नहीं कोई मदद नहीं मिली है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। अम्मा, चांद के बारे में कुछ बताइए कि आपको उस दिन जब हादसा हुआ ये कैसे पता चला, आपको क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइए अम्मा, जितना आपको याद है।
पानी ले आया अम्मा के लिए, मुझसे करके बोल बताओ। पानी ले आओ आप। पानी देते जिस टाइम मेरे को पता चला, मैं इनके घर पे गई थी, इनके घर मेरा आना जाना है। हाँ तो मेरे को पता चला, मैं टोनी के नाम से जानती हूँ उनको, नाम तो कुछ और है, हाँ पर शुरू से ही काफ़ी साल हो गए। तो बोलने के टोनी का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे पता चला मेरे को। मैं ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे, ऐसे कैसे ही मैं चली गई इनके घर पे। तो मैंने, सब रो रहे थे उधर, तो मैंने बोला पहले मत रो, हो सकता अभी ठीक हो, वो देख लो कितनी चोट लगी कितनी नहीं उनको। फिर 2 जने आए थे, एक शंकर एक संजय। तो मैंने उनसे बोला कि आप है ना किस लिए आधार कार्ड मांग रहे हो, मतलब क्या बात है, कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही आधार कार्ड दे दो। मेरे को कुछ अजीब सा लगा उस टाइम। मैंने सोचा कोई बात है तो आप बता दें मुझे, क्या बात है, आप आधार कार्ड क्यों मांग रहे हो। फिर मैं उधर ही, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उनके पीछे पीछे उधर ही चली गई बाइक पे। मेरा पोता लेके गया वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी फैक्ट्री में। हाँ जी। अच्छा मैंने बोला मेरे को एक बार मेरे बेटे से मिला दो मुझे, एक बार दिखा दो मुझे। बोलने लगे, उनको ले गए हॉस्पिटल में और थोड़ी चोट लगी है उनको। अच्छा हाँ, कह रहे सर में लगी है, हाथ में लगी है। उनको ले गए, मैंने बोला एक बार दिखा दो मेरे को, तो उन्होंने दिखाया नहीं। फैक्ट्री के ओनर और स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, कोई था? नहीं था। उनकी तरफ से कोई नहीं था, ये लोग बता रहे थे आपको हाँ, जो आप खुद से पहुँचे? मेरे को इतना होश नहीं था वहाँ पे। सब ये तो एकदम हम बेहाल हो गए थे, फिर साइड में बिठाया। मैंने बोला दिखा दो, पर उन्होंने ये नहीं बोला था कि ऐसे गलत बात हो गई है। उन्होंने बोला तीनों को हॉस्पिटल ले गए। फिर सब बोलने लगे कि ले जाओ इनको, घर ले जाओ। मेरे को बोलने लगे, मेरा बेटा गया था, मेरा पोता गया था, सब थे वहाँ पे। कह रहे मम्मी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ चलो। फिर ये सोनू मेरे को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके आए थे। फिर इन्होंने ला के यहाँ पे उतारा। मैंने सबसे बोला कि एक बार मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, मैं एक बार देख लेती हूँ उसको कैसी है कैसे नहीं है। वो मेरे को कोई नहीं लेके गया, और किसी ने ये भी नहीं बताया था कि मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं है। किसी ने भी नहीं बताया। सुबह से शाम हो गई, ऐसे बोलने लगे ग्लूकोज चढ़ रहा है, हाथ में लगी है, पैर में लगी है, तीनों को एडमिट कर रखा है। चांद की तो अम्मा बाहर हमने रेडी भी देखी, तो वो रेडी लगाते थे, और ये मतलब उस दिन फिर कैसे? ये तो पता नहीं उस दिन कैसे चला गया बस। अच्छा उसको 2 महीने का किराया देना था, इसलिए सोचा कि थोड़े पैसे बन जाएंगे। एक फोन लिया था किस्तों पे कि फोन के भी पैसे दे दूंगा और वो काम भी हो जाएगा। वीरवार को डैडी लगाई थी। वीरवार को रात को 1:30 बजे मेरा बेटा आया था दुकान पे से, दुकान बंद करके कह रहा मम्मी। मैंने बोला हाँ मैं यहाँ लेटती हूँ। कह रहा मम्मी ये मेरा थैला रख दो सामान का, फ्रिज में थोड़ा सामान बच गया था। उस दिन के बाद आज तक मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ नहीं मारी है आके। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, आज तक मेरा बेटा आया नहीं है एक बार भी। मम्मी कहने के लिए कि मम्मी सामान रख दो या नहीं रखो। अम्मा पानी पियो पहले। रो मतलब मन ये रोए जाओ, अपना भी बीमारी लगा के बैठ जाएगी, कल इस लड़की का भी ध्यान रखना है। ये तो कहना ऐसा समझाती हूँ तो मानती नहीं। माँ वही अब कोशिश है जो अब आपके साथ हुआ वो किसी और परिवार के साथ नहीं हो, क्योंकि हमने सुना कि जो नीरज जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको बेल पे छोड़ दिया है, और अभी तक आपको कोई मदद नहीं मिली है ना अम्मा? किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली अभी? नहीं, सरकार जो मुआवजा देती है कुछ भी नहीं मिला है? 1 महीने 4 दिन हो गए। जी 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 अम्मा। 4 दिन से भी ज़्यादा हो गए। 26 तारीख को 1 महीना हो गया था। 26 तारीख को 1 महीना हो गया था। तो कोई अभी तक मदद आपको नहीं मिली है? जी नहीं। अच्छा, और चांद के 2 छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में? एक 2.5 साल का, एक 9 महीने का हो गया। अच्छा, तो अब कितना मुश्किल है उनके लिए? उनकी शादी भी मैं समझ रहा हूँ हाल ही में हुई होगी, कुछ साल पहले ही। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, उस दिन शादी की सालगिरह थी।
26 तारीख को शादी की सालगिरह थी उसकी। जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन हाँ जी, शादी की फ्राइडे को सालगिरह। हादसा हुआ था। जी फ्राइडे को। फ्राइडे को ही गया था वो। अच्छा, तब उनकी वाइफ का, उनके बच्चों का फिर अब क्या हाल है उनका? मर मर के जिंदगी निकाल रहे हैं। क्या करेंगे? मेरा नाम है मनीष टाक, मैं अरुण का कज़न ब्रदर हूँ, चाचा का लड़का। हाँ बताइए, आप बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह टाक है और मैं अरुण का बड़ा भाई हूँ सबसे। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपको ये जो हादसा हुआ इसकी खबर कैसे मिली, किसने फ़ोन करके आपको बताया, फैक्ट्री वालों का क्या प्रतिक्रिया थी, क्या वो हॉस्पिटल लेकर गए थे, क्या हुआ था उसके बारे में एक बार बताइए। सबसे पहले तो फ़ोन आई थिंक मेरे ख्याल से भाभी के पास ही आया था वहाँ पे, और वो भी फैक्ट्री वालों का नहीं आया था, वो आई थिंक जो ट्रैक्टर ओनर था उसका फ़ोन आया था। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने ऐसे पता चला, फिर यहाँ से लोग गए वहाँ पे, जाके देखा तो मतलब वो सेफ्टी टैंक के अंदर ही थे तीनों लोग, चांद अरुण संदीप, तीनों लोग अंदर थे। तो फिर बाद में वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम आई। अच्छा। हाँ, उन लोगों ने पूरा, आप ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम जब उनकी बॉडीज़ की रिकवरी कर रही थी वहाँ पर, वो पूरे इक्विपमेंट के साथ थे, ऑक्सीजन सिलेंडर थे उनके पास, मास्क थे, पूरी बेल्ट्स वगैरह लगी हुई थी, सेफ्टी गेयर्स जितने होते हैं ना पूरे प्रॉपर थे। बट इन लोगों को ज़बरदस्ती उसमें उतारा गया कि भाई जब तक ये क्लीन नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ना तो जब बॉडी रिकवर कर रहे थे उस होल से, तो उसमें पाइप्स थे। अच्छा। हाँ, साइड में ही पाइप थे, तो वो पाइप इसीलिए थे जो पानी था ना उसका वो निकाल दिया गया। हाँ, ट्रैक्टर से उन्होंने 2 ट्रैक्टर के चक्कर तो लगाया है जी। ठीक है, तो जो पानी था वो निकल चुका था, ठीक है। बट जो नीचे जो गाद रह जाती है, जो कीचड़ रह जाता है, हाँ। अब कंपनी वालों ने बोला कि भाई ये कीचड़ तो निकालना पड़ेगा, सफाई प्रॉपर कर, तभी आपको पैसे देंगे वरना पैसे नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स थी उनकी कि भाई पैसे तभी मिलेंगे जब तुम इसने पूरे, मतलब मैं आपको लोकल भाषा में बोल रहा हूँ ये चीज़, हाँ। कि भाई पैसे तभी मिलेंगे जब तुम इसने पूरा क्लियर कर दोगे, मतलब पूरे तरीके से आप इसको साफ कर दोगे। अब वो साफ तो तभी होगा जब वो नीचे उतरेगा, और उसको कोई सेफ्टी इक्विपमेंट उनको कुछ नहीं कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं। अगर आपने देखा होगा तो चांद की बॉडी पे सिर्फ अंडरवियर के अलावा कोई कपड़ा भी नहीं। अच्छा। चांद की बॉडी पे, एंड जब सबसे पहले चांद ही उतरा था उसमें, तो जैसे ही उतरा तो जहरीली गैस तो थी, काफ़ी टाइम से कम भी बता रहे हैं लोग बाग वहाँ के कि 4 साल से वो बंद था, मतलब 3 से 4 साल बंद रहा वो सीवर। तो उसके बाद उसमें गैसेस वगैरह काफ़ी, क्योंकि वो जो कंपनी है वो है पेपर मिल, प्रिंटिंग का काम है, तो प्रिंटिंग में आपको पता है सर तरह तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी केमिकल कंपाउंड्स थे, जो गैसेस थी बनी हुई थी, अटैक किया उन पे एकदम जैसे ही हो गया अंदर, तो बेहोश हुआ, अनकॉन्शियस हुआ, जो भी हुआ। तो मेन कारण तो यही है कि सबसे पहली चीज़ कि मैनुअल स्पेंजिंग जो है वो भारत में पूरी तरीके से बैन है, एक बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल। या जिस घर में या फैक्ट्री में वो हो रहा है उस ओनर के लिए भी, और जो करवा रहा है उसके लिए भी अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दोनों ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। तो एक गरीब आदमी जो दिन के 200-300 रुपये कमा रहा है, सुबह जाता है घर से, शाम को आता है घर पे, तो पूरा परिवार उस पर आश्रित रहता है। बिल्कुल। अब अगर आप देखोगे तो तीनों के परिवारों के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। जो अरुण थे, अरुण के पास 3 बेटे हैं, उनकी वाइफ होगी, मम्मी है, भाई है, ठीक है, पूरा परिवार 7 से 8 लोग हैं, जो कि सभी लोग उन्हीं पे आश्रित थे। ठीक है, अब चांद के यहाँ देख लो, आप चांद किराए पे रहता था, उसकी मम्मी, उसके भाई, उसकी वाइफ, एक 8 महीने का बच्चा। 8 महीने के बच्चे को क्या ही पता होता है, कुछ भी नहीं। 2 साल का बेटा है उसका बड़ा, उसको भी कुछ नहीं पता, मतलब क्या ही, एक देखा जाए तो अभी तो सिर्फ वो बढ़ रहे हैं, पौधे हैं वो, अभी छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो कुछ भी मतलब ये नॉलेज ही नहीं है अभी कुछ। हाँ, कि कितना बड़ा साया जो मतलब उनके जीवन का साया था वो चला गया, सर से हट चुका है। और जो संदीप है उसके पास 9 साल की बेटी है, उसके मम्मी पापा हैं, उसके पापा को तो आँख से दिखता भी नहीं है, आँख में उनके प्रॉब्लम है संदीप के पापा के। सबसे बड़ी लापरवाही तो सरकार की है कि जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगा रखी है जिनमें ये सेफ्टी टैंक्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर मशीनें क्यों नहीं है? बिल्कुल। वहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है? हाँ, जब हम चांद पर जा सकते हैं तो नाले साफ करने के लिए मशीन क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ यही विडम्बना है सर देश की। देखो, गरीब तो बना ही इसलिए है। हाँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, गरीब आदमी सिर्फ और सिर्फ
यूज एंड थ्रो के लिए बना है। जैसे किसी चीज को यूज किया एंड थ्रो कर दिया। 5 साल के लिए जैसे इलेक्शन होते हैं तो हम सिर्फ वोट बैंक है, दैट्स इट। उसके बाद हम मरे पिटे, कहीं हमें बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सत्ता में आ गए, दैट्स इट। अब मौज लेंगे, विदेश के टूर करेंगे, दैट्स इट। और ये सारी पार्टियों के लिए सेम है, क्योंकि आप बता रहे थे कि भाजपा की सरकार है तो वहाँ से तो कोई मंत्री आया नहीं है आपसे मिलने। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, एमएलए आए थे, उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि वो कुछ पैसे देंगे, बट अभी तक 1 महीना हो गया कोई राशि नहीं मिली है। और जो आप अभी बता रहे थे कि परिवार पे बोझ आ गया है, आप उसके बारे में बताइए कि कितना मुश्किल है परिवार चलाना। बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है जी। मैं खुद बेरोजगार हूँ, कहीं कुछ, मेरी माँ बूढ़ी है, वो अपनी पेंशन, विधवा की पेंशन ले रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। अब तो मतलब वो ही कमाने वाले थे हमारे घर में। मेरे को, मैं बड़ा भाई था, मेरे को भी कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, वो काम करने नहीं देते थे। मैंने कहते थे भाई अपने घर पे ही रहे, तुम बच्चों का ध्यान रख, इधर उधर। और अब तो ऐसी हो गया, अब तो इनको कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकता मैं 1 सेकंड भी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है वो अब आपके ऊपर आ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो 30 लाख रुपए मुआवजा जो 3 हफ्ते 21 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, तो उस पर क्या अपडेट है? क्योंकि आज 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा उसके ऊपर भी आपको। मतलब एसडीएम और जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, जैसा उन्होंने बोला कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए था, उन्होंने बोला मुआवजे के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा हमें। मैंने कहा ठीक है सर। एसएमसी सर्टिफिकेट चाहिएगा, मैंने कहा ठीक है सर। एफआईआर रिपोर्ट उनके पास थी ऑलरेडी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिएगा, मैंने कहा ठीक है, और परिवार की आईडीज। तो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुका था। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जिस दिन ये हादसा हुआ, हादसे से 21 दिन के अंदर अंदर जो पीड़ित परिवार है उनको ये मुआवजे की राशि पूरी मिल जानी चाहिए। तो हम डीएम साहिबा हैं हमारे इस क्षेत्र की, इस जिले की, नॉर्थ वेस्ट जिला लगता है हमारा, विशाखा यादव। आईएएस 2020 बैच की हैं और यंग हैं। तो मतलब हमने बात की उनसे, परिवारों को लेकर गया था मैं, तीनों परिवार गए थे, हम लोग भी साथ में गए थे, समाज के और लोग भी थे। जो अरुण की वाइफ भी गई थी, संदीप की वाइफ भी गई थी और चांद की वाइफ भी गई थी। तो हम परिवारों को भी लेकर गए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, मतलब हम गए थे उनके पास 9 तारीख को, और 9 तारीख को हम गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर जो आपका मुआवजा है वो पूरा आ जाएगा। बट आज सर देखो तारीख कितनी हो चुकी है, आज ऑलमोस्ट आज 30 तारीख हो चुकी है, 21 दिन हो चुके हैं पूरे, और 21 दिन क्या 1 महीने से 4 दिन ऊपर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विडम्बना है सर, और ये सरकार के लूप होल्स हैं, और मतलब सरकार की नाकामयाबी है। और जो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं उनकी नाकामयाबी है कि मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, और समाज में क्या हो रहा है, एक जो कमाने वाला व्यक्ति जब सामने पूरा परिवार साक्षात उनके सामने चला गया है, उसके बावजूद इतना डिले हो रहा है, तो मतलब या शर्म की बात है, तो शर्म आनी चाहिए उनको। आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो हमने तो कोई उनको ये भी नहीं कहा कि नहीं हमें तो आज ही चाहिए, ठीक है। जो मैंडेटेड पीरियड है 21 दिन का, उसके अंदर तो देना चाहिए था, गाइडलाइन है वो। वो तो पार ही हो चुका है सर, कितना बिल्कुल। और आप बता रहे हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट है, जो फैक्ट्री है जिसको सील किया गया था, बिल्कुल सर, फैक्ट्री खुल गई है। फैक्ट्री, मैं वो वीडियो चलवा दूंगा, आप मुझे भेजिएगा, मैं वो चलवाऊंगा। और जो ओनर है और जो अरेस्ट हुए थे 3 लोग, सब बेल पर हैं, वो मतलब बेल पर बाहर आ चुके हैं, ठीक है। और फैक्ट्री रनिंग कंडीशन में, इवन अब सर देखो वही बात है, हम तो कई बार ही जा चुके हैं, परिवारों को लेके जा चुका हूँ, अभी भी जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम जाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, टाइम मतलब इनको और ज़्यादा समय ना लगे, मुआवजा मिल जाए परिवार को, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बच्चे बीमार हैं, घर में खाना राशन सारी चीज़ें, कमाने वाला रहा नहीं। तो ये चीज़ है सर। बाकी तो अभी मुझे विश्वास है नहीं कि टाइम ये और ज़्यादा लेंगे कि ये टाइम से दे देंगे मुआवजा, मुझे विश्वास नहीं है सर पर्सनली। आप एक बार उसके बारे में बताइए कि जब खबर ये पहुंची घर पे, तो जो एक बच्चे के साथ जो आप बता रहे थे उनको पैनिक अटैक हुआ था, ये क्या नाम है, जो छोटा बीच वाला लड़का है, दिनेश नाम है, दिनेश टाप उसका, अरुण का लड़का है वो, अरुण भाई का। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी, देखो वो थोड़ा सा 10-11 साल का है, तो समझदार हो जाता है बच्चा, जब उसे लगता है ना परिवार में चारों तरफ रोहा राट मची हुई है, तो बच्चे समझ जाते हैं इस एज में आके कि हाँ एक्चुअल में हुआ क्या है। तो उसको पता था मेरे फादर के साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो चुका है, ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। तो वो ये सारी सिचुएशन को सहन नहीं कर पाया और उसको पैनिक अटैक आया। तुरंत हमारा आधा परिवार उसको लेकर संजय गांधी हॉस्पिटल में गए। उनको डॉक्टर ने फिर हमें बताया, उसकी जब सारा चेकअप वगैरह हुआ, कि इस बच्चे को
घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कोई घबराहट का माहौल तो नहीं है। फिर बताया डॉक्टर को कि ऐसे ऐसे बात हो गई, इनके फादर साहब एक्सपायर हो चुके हैं। तो बोले कि इनको थोड़ा सा उस माहौल से दूर रखो, क्योंकि इसको हार्ट अटैक आया है, लाइट हार्ट अटैक बोला उन्होंने, साइलेंट हार्ट अटैक। तो वो चीज़ है, इनको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं हादसा कि ये थोड़ा सा हड़बड़ाहट में कहीं इनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस बच्चे का भी ख्याल रखो और इसको उस माहौल से दूर रखो। अभी उनका क्या स्टेटस है? अभी वो ठीक है? अभी वो ठीक है, स्कूल जा रहे हैं? स्कूल तो सर देखो अभी तीनों बच्चों में से कोई भी नहीं जा रहा है, क्योंकि सर देखो स्कूल में जाने के लिए भी सर सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कापी है, किताब है, पेन है, पेंसिल है। अब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में बच्चे हैं तो सारी चीज़ें चाहिए होती है। तबीयत ख़राब है, बड़े वाला बेटा है उसको लीवर में प्रॉब्लम बता दिया डॉक्टर ने, तो उसका भी अल्ट्रासाउंड कराया था, तो वो भी स्कूल में अभी रिपोर्ट जमा करवानी है हमने। छोटे वाले बीच वाले बेटे को ये प्रॉब्लम हो गया। छोटे वाला बेटा अकेला जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब भाई के साथ जाते थे, भाइयों के साथ, अब दोनों ही भाई बीमार हैं। तो सर ये वाली सिचुएशन चल रही है परिवार में, मतलब चारों तरफ से बहुत ज़्यादा वो है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, बस एक झूठा आश्वासन लॉलीपॉप दे के चले गए परिवारों को कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं। बेटा मेरा बेटा चला गया, हम के गाँव दूसरा महीना लग गया, गए ने किराए कम कानू। एक मेरा पोती बेचारा स्कूल में जा, बेटा के करा, रो रहा का बैठ गया अपना। और अभी तक कोई मदद नहीं मिली आपको किसी भी प्रकार की? कोई मदद नहीं आई बेटा। कोई मिलने आया है आपसे सरकार की तरफ से? ना कोई नहीं आया है अभी की, तो हम चले जाते हैं। हाँ। बस के आना, रो रहा का अपना बैठ गए बेटा। मेरी बहू ने इंसाफ चाहिए भाई, हमने रोटी चाहिए, रोटी चाहिए बेटा, हमने क्या चाहिए, हमने तो इंसाफ चाहिए भाई। रोजगार दे दो भाई, इसने छोटा मोटा रोजगार दो भाई। आप माइक पकड़ लीजिए। कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? माइक आप अपने पास रख लीजिए ऐसे। 16 साल हो गए। एंड आपकी एक बेटी है? हाँ, एक बेटी है, 12 साल की। कौन सी क्लास में है अभी वो? 8वीं में। 8वीं में है। तो संदीप के सपने होंगे उनको लेके, बेटी को लेके भी पढ़ाने के, और कितना सपने तो बहुत थे, पूरे तो नहीं कर पाए वो। सपने तो बहुत थे उनके। और अभी आपके लिए कितना मुश्किल है मतलब गुजारा करना? क्योंकि मुश्किल है बेटा, किराया बहुत मुश्किल है। हम तो यहाँ पे किराए पर है, मकान नहीं है घर का हमारा। मकान नहीं है आपके पास? हम तो किराए पर रहते हैं। तो अभी आपने सुनी 3 दलित परिवारों की व्यथा, और ये सिर्फ 3, जैसे कि मैंने पहले भी आपको आंकड़े बताए थे कि ये सिर्फ 3 परिवारों की बात नहीं है। मैं आपको अभी ये भी बताना चाहूँगा कि जो प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 है, पिछले 13 साल के अंदर उसके अंदर कोई भी कन्विक्शन जो है वो नहीं हुआ है। ये जो चार्ज, जो प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है, ये एक नॉन बेलेबल जो है ऑफेंस होता है इसके अंदर, और इसके अंदर बेल नहीं मिलती है। बट अक्सर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जो साठगांठ होती है, उसके बाद डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस का केस बन जाता है, और उसके कारण जो है अपराधी जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको बेल मिल जाती है। जैसे कि हमने इस मामले में भी देखा कि नीरज कॉन्ट्रैक्टर जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं और जो मैनेजर हैं, तीनों के तीनों इस समय भी बेल पर जो है बाहर है। तो ज़रूरत है कि सरकार जो है लोगों को कन्विक्ट करें। जो दोषी है, सिर्फ मुआवजा देने से क्या होगा? परिवारों ने यही तो बोला कि 30 लाख के आप 30 करोड़ रुपए दे दीजिए, आप इंसान को तो नहीं लौटा सकते ना। ऐसे में ज़रूरत ये है कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनको जेल का जो है, जेल भी मैं कहूँगा कि कम है उनके ऐसे लोगों के लिए, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में जो है आगे और ऐसी मौतें ना हो।